घर में राशन खत्म हुए 3 दिन हो गए थे। उसके छोटे छोटे बहन भाई भूख से बिलक रहे थे। पिछले 3 माह से वो नौकरी की तलाश में जगह जगह जूते पटक रही थी, लेकिन कहीं भी बात नहीं बन रही थी। बेबसी की आखिरी हदों को छूते उसने अपनी एक सहेली से मदद लेने का फैसला किया। चादर ओढ़कर वो घर से बाहर आई। वो अपने ख्यालों में गुम तेज तेज चल रही थी। तभी सामने से तेज रफ्तार गाड़ी से टकराई और गिरकर बेहोश हो गई। दोबारा जब उसकी आंख खुली तो खुद को एक आलीशान घर में पाया। उसी वक्त उसकी नजर सामने बैठे माविया पर पड़ी, जो उस शहर का मशहूर बिजनेसमैन था। आधी रात को तुम सड़क पर क्या कर रही थी? उसने सर्द लहजे में सवाल किया तो नीलम ने रोते हुए उसे अपनी मजबूरी बता दी। उसकी बात सुनते कुछ पल वो खामोश हो गया, फिर जब बोला तो उसकी आवाज में सर्दपन वाजे था। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर इसके बदले तुम्हें मेरे साथ 1 माह तक। वो काफी देर से बस स्टॉप पर खड़ी बस के आने का इंतजार कर रही थी। तकरीबन आधा घंटा हो गया था उसे वहां इंतजार करते। हर तरफ सन्नाटा था। दोपहर के इस वक्त अमूमन इस जगह सन्नाटा ही होता था। वैसे भी आज छुट्टी का दिन था। अगर उसकी मजबूरी ना होती तो वो घर से ना निकलती। उस सुनसान से इलाके में अकेले खड़े होना किसी मुसीबत से कम नहीं था। अक्सर ही यहाँ आवारा लड़के घूमते रहते थे, जो लड़कियों को छेड़ते और उनका फायदा उठाने की कोशिश करते। उससे डर लग रहा था कि कहीं किसी कोने से कोई आवारा लड़का निकल कर ना आ जाए। वो आज से पहले भी कई बार इस सूरत हाल का सामना कर चुकी थी, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा डर जाती थी। थोड़ी देर में ही उसे दूर से बस आती नजर आ गई। उसने हाथ के इशारे से बस को रोका। बस में पहले ही खड़े होने की जगह नहीं थी, मगर फिर भी कंडक्टर ने किसी न किसी तरह से उसे बस के अंदर घुसा ही दिया। अंदर अच्छा खासा हबस फैला हुआ था और गर्मी भी लग रही थी। हालांकि ये ठंड का मौसम था। उसका घर यहाँ से तकरीबन 30 मिनट के फासले पर था। बस चलती जा रही थी। बीच में कुछ मुसाफिर उतर भी रहे थे, जिस वजह से उसे सांस लेने की थोड़ी सी जगह मिल गई थी। थोड़ी देर बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच गई। उसने कंडक्टर को किराया थमाया तो कंडक्टर ने जानबूझकर अपनी उंगलियों को उसके हाथ से टच किया। उसकी इस हरकत पर उसने घूर कर उसकी तरफ देखा, जो बेहूदगी से मुस्कुरा रहा था। सर झटकती वो बस से नीचे उतर आई। सामने ही उसका घर था, जिसका वो सीधा दरवाजा किसी भी वक्त गिर सकता था। उसने अपने फटे पुराने पर्स से घर के ताले की चाबी निकाली और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो तारीकी ने उसका इस्तकबाल किया। यकीनन बिजली गई हुई थी। 24 में से 18 घंटे तो बिजली मुयस्सर ही नहीं होती थी। इसके बावजूद महीने के आखिर में इतना बिल आता था कि उसे लोगों से कर्जा मांग मांग कर बिल अदा करना पड़ता था। आप ही आ गई आप। मुझे भूख लग रही थी। हम लोग कब से आपका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो घर में दाखिल हुई, अंदर से उसकी छोटी बहन तानिया उसे पुकारते सामने आई। उसने हाथ में पकड़े शापर को एक तरफ रखा और तानिया के साथ किचन की तरफ चली आई। किचन क्या था, कमरे के कोने में ही एक छोटा सा पर्दा लगाकर कुछ बर्तन रखकर उसे किचन का रूप दिया गया था। उसने जल्दी जल्दी शॉपर से सब्जियां निकाली और फौरन उसे पकाना शुरू कर दिया। उसकी बहन भाई काफी देर से भूखे थे। अभी वो सिर्फ इतना ही बंदोबस्त कर पाई थी। खाना पकने के बाद उसने सबको उठाया और उन्हें खाना खिलाया। बच्चे तो खाना खाकर सो गए, लेकिन अब उसे इस बात की फिक्र हो रही थी कि कल सुबह इन्हें क्या देगी। ना तो उसके पास कोई काम बचा था और ना ही पैसे। वो एक घर में सफाई सुथराई का काम कर रही थी। वहां से भी आज मालकिन ने उसे निकाल दिया था। निकालना तो वो काफी दिन से चाह रही थी, लेकिन जब उसने तनख्वाह का मुतालबा किया तो चंद रुपए उसके मुंह पर मारकर उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया गया। वो रोते रोते वापस आई थी। उसकी उम्र अभी सिर्फ और सिर्फ 20 साल थी, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर बढ़ता ही जा रहा था। 4 बहन भाइयों की जिम्मेदारी उसी के नातवां कांधों पर थी। माँ बाप की वफात के बाद रिश्तेदारों ने साथ देना ही छोड़ दिया था। उनमें से कोई भी ना ही परवाह करता था और ना ही कुछ पूछता था। आहिस्ता आहिस्ता नीलम उन सबसे बदजन हो गई। उसने किसी से मदद मांगना ही छोड़ दिया। वो अच्छे से जानती थी कि दूसरों के सामने हाथ फैलाने से इंसान कितना जलील होता है।
लेकिन जब जब वो अपने बहन भाइयों के चेहरे की तरफ देखती तो अपनी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाती और फिर से लोगों के आगे हाथ फैला लेती। लोग उसके जवान होने की वजह से उसे काम पर भी नहीं रखते थे। कुछ लोगों को तो इस बात का खतरा होता था कि वो इतनी खूबसूरत है, उनके घर के मर्द ही उस पर लट्टू ना हो जाएं और कहीं वो खुद मर्दों की गलत नजरों की वजह से नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो जाती थी। पिछले 3 सालों से वो ऐसे ही लगातार कई नौकरियां बदल चुकी थी। उसकी पढ़ाई भी ज्यादा नहीं थी, माँ और बाप सर पर नहीं थे तो पढ़ने का ज्यादा मौका भी नहीं मिला। लेकिन वो चाहती थी कि उसके बहन भाई पढ़ें लिखें और अपना एक मकाम बनाएं। वो उन्हें सरकारी स्कूल में भेजती थी, लेकिन उनके खर्चे भी उठाने पड़ते थे। अपनी परेशानियों को सोचते सोचते वो कब नींद की वादियों में चली गई, उसे पता ही नहीं चला। सुबह उसकी आंख अपने भाई अशर की आवाज से खुली, जो उसे मुसलसल उठा रहा था। आप ही उठें, मुझे नाश्ता दें, मुझे भूख लग रही है। उसके मुसलसल उठाने पर वो बामुश्किल आंखें मसलते उठी। घर में खाने को कुछ नहीं था, वो इस बात से अच्छे से वाकिफ थी, लेकिन फिर भी उन सबको तसल्ली दी कि मैं कोई न कोई बंदोबस्त कर लूंगी, तुम लोग बैठकर इंतजार करो। यही सोचकर चादर ओढ़कर वो घर से बाहर आई। पड़ोस का दरवाजा बजाया तो किसी ने दरवाजा ना खोला, शायद वो लोग घर पर नहीं थे। उसने सामने वाले लोगों का दरवाजा बजाया तो अंदर से खरांट सी आवाज आई, कौन है? मैं नीलम हूँ। जवाबन उसने कपकपाते लहजे में कहा, क्या तुम हर वक्त मुंह उठाकर आ जाती हो? हमारे पास कुछ नहीं है, जाओ अब दरवाजा नहीं बजाना। बेजार से लहजे को सुनकर उसके चेहरे की जूत बुझ गई थी। अब मैं घर जाकर अपने बहन भाइयों से क्या कहूंगी, उन्हें खाना कहाँ से लाकर दूंगी? उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए। ये सब इतना आसान नहीं था। उसने बहुत सी मुश्किलात झेली थी और अब इसके बाद उसे लग रहा था जैसे उसके अंदर हिम्मत खत्म होती जा रही है। रोजाना दूसरों के सामने हाथ फैलाना और उनकी धुतकार सुनना दिन ब दिन उसे कमजोर करता जा रहा था। थकी हारी वो घर वापस आ गई। उसके बहन भाई उसी का इंतजार कर रहे थे। आप ही क्या कहीं से कुछ खाने को नहीं मिला? तानिया ने अफसरदगी से पूछा तो उसने नफी में सर हिला दिया। उसके बहन भाई भी इस बात से वाकिफ थे कि उनकी बहन कितनी मजबूर है और उन्हें एक एक लुकमा खिलाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत और मुशक्कत करती है। इसलिए वो लोग सब्र करके बैठ गए। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। वो अब तक सब्र कर रहे थे, लेकिन जब भूख बर्दाश्त से बाहर होने लगी तो उन सब ने रोना शुरू कर दिया। उन्हें रोता देखकर नीलम का दिल मुट्ठी में जकड़ा गया। अब उसके पास एक ही रास्ता बाकी बचा था। कुछ सोचकर उसने चादर ओढ़ी और घर से बाहर निकल गई। उसका ख्याल था कि वो अपनी एक सहेली के घर जाकर उससे मदद मांग ले। वो यहाँ से काफी दूर रहती थी और खुद ही दिल में कोस भी रही थी कि मैं दिन में क्यों नहीं वहाँ चली गई। उसकी सहेली उसकी मदद से बिल्कुल भी इनकार ना करती। रात के इस पहर बाहर मुकम्मल सन्नाटा था। ठंडी तेज हवाएं चल रही थीं। जैसे ही वो घर से बाहर निकली, ठंड की एक लहर ने उसका इस्तकबाल किया। फौरन से उसने चादर का पल्लू मुंह पर कर लिया। उसका जिस्म ठंड की वजह से कपकपा रहा था। गली से निकलकर वो चलते हुए मेन रोड पर आ गई। यहाँ से वो रिक्शा लेकर अपने दोस्त के घर जाना चाहती थी। हालांकि उसके पास रिक्शे का किराया भी नहीं था, लेकिन उसने सोचा था कि अपनी सहेली से ही रिक्शे का किराया ले लूंगी। वो अपनी ही सोचों में मगन चल रही थी, तभी उसके सामने से एक तेज रफ्तार गाड़ी आती नजर आई। इससे पहले कि वो समझ पाती और साइड पर होती, वो गाड़ी सीधा उससे टकरा गई। एक झटके के साथ वो जमीन बोस हुई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कुछ देर बाद उसके हवास मुख्तमिल हो गए। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका दिमाग अंधेरे में डूबता जा रहा था। बेहोश होने से पहले जो आखिरी मंजर उसने देखा वो गाड़ी में से एक आदमी के निकलने का था, जो तेजी से उसके पास आकर बैठा था। उसके बाद वो बेहोश हो गई थी। दोबारा उसकी आंख खुली तो वो एक अनजान जगह पर मौजूद थी। कमरे में नीम रोशनी थी। आंखें खोलकर उसने अपना दिमाग को हाजिर करना चाहा। आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने इर्द गिर्द के माहौल की समझ आने लगी थी। वो एक बड़े और आलीशान बिस्तर पर मौजूद थी। कमरे में सकूत छाया हुआ था। सिर्फ घड़ी की सुइयों की टिक टिक की आवाज आ रही थी। उसने कमरे में चारों तरफ नजर घुमाई तो सामने बड़े से सोफे पर टांग रखकर बैठा एक वजूद नजर आया।
अंधेरे में उसे उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो इतना तो अंदाजा कर ही पा रही थी कि वो कोई मर्द था। घबराकर वो फौरन से सीधी होकर बैठ गई। यूं अचानक तेजी से हरकत करने पर उसके सर में एक जोरदार टीस उठी। उसने आह करते हुए सर को पकड़ लिया। उसकी आवाज सुनकर वो वजूद फौरन से हरकत में आया और तेजी से उठकर उसके करीब आ गया। नीलम ने सर उठाकर देखा। अब उसका चेहरा वाज़ेह नजर आ रहा था। वो कोई 25-26 साल का नौजवान होगा, जिसके चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी और आंखें गहरी स्याह रंग की थीं। रंगत साफ और सुर्ख थी और ऊंचे कद-काठ का शख्स था। उसके बेहद करीब झुका हुआ था। उसे अपने इतने करीब देखकर वो एकदम घबरा गई और थोड़ा सा पीछे होते हुए हकलाते हुए बोली, मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है और आप कौन हैं? आप रिलैक्स होकर बैठ जाएं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप महफूज जगह पर हैं। उस अजनबी ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। मुझे वापस जाना है, मेरे बहन भाई कहाँ हैं? वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। यकदम वो घबराते हुए अंदाज में चीखी, देखें आप रिलैक्स हो जाएं, इस वक्त आपको आराम की जरूरत है, अभी बहुत रात हो रही है, इतनी रात को आप कहाँ जाएंगी? उसके कहने पर उसे याद आया कि वो अपने बहन भाइयों के लिए खाना लेने घर से निकली थी। टाइम क्या हुआ है? कहते हुए उसने दीवार पर लगी घड़ी पर नजरें टिकाईं तो रात के 3 बज रहे थे। इस समय वो एक अजनबी के घर पर उसके साथ मौजूद थी। ये ख्याल ही उसके दिल में एक बार फिर उसे घबराहट में मुब्तला कर गया था। उसने फौरन से बिस्तर से उतरना चाहा, लेकिन उस अजनबी ने एकदम उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। देखे मोहतरमा, आप कहीं नहीं जा सकती, आप मेरी गाड़ी से टकराई थी और जब तक आप ठीक नहीं हो जाती मैं आपको कहीं नहीं जाने दे सकता। अब की बार उसने सख्ती से कहा। नीलम बिल्कुल बेबस हो गई थी। उसने पांव ऊपर वापस रखे और सर बेड की पुष्ट से टिका दिया। देखें, आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करें, मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ। मैं नहीं जानती आपका कितना नुकसान हुआ है, लेकिन मैं किसी न किसी तरह इस नुकसान को पूरा कर दूंगी। अगर आपकी गाड़ी को मेरी वजह से कोई नुकसान पहुंचा है तो बताएं, लेकिन मुझे अपने बहन भाइयों के पास जाना है। उसके बेबसी से कहने पर उस अजनबी की आंखों में तजस्सुस की लहर उठी। आधी रात को तुम सड़क पर क्या कर रही थी? उसने सर्द लहजे में सवाल किया और सोफे से टेक लगाकर बैठ गया। थोड़ी देर तक दोनों तरफ से खामोशी छाई रही। फिर इस सन्नाटे को तोड़ती नीलम की आवाज उभरी, मैं एक गरीब और मजबूर लड़की हूँ। आधी रात को किसी गलत काम से नहीं निकली थी, बल्कि अपने बहन भाइयों के खाने का बंदोबस्त करने निकली थी। अपनी एक दोस्त के पास मदद के लिए जा रही थी और ना जाने कब आपकी गाड़ी से टकरा गई। मैंने आपकी गाड़ी को आते नहीं देखा। गलती मेरी थी कि मैं बीच सड़क में चल रही थी। परेशानी में समझ ही नहीं आया। पिछले कई महीने से नौकरी की तलाश कर रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही। अब मैं थक चुकी हूँ अपनी किस्मत से और हार गई हूँ। लेकिन जब अपने बहन भाइयों की तरफ देखती हूँ तब मेरे अंदर हिम्मत दोबारा से आ जाती है। वो अब तक मेरे इंतजार में जाग रहे होंगे। वो सुबह से भूखे हैं। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, मुझे यहाँ से जाने दें। मैं नहीं जानती आप कौन हैं, लेकिन मैं यहाँ मजीद नहीं रुक सकती। इतना कहकर वो खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद उस अजनबी ने बोलना शुरू किया, मेरा नाम माविया है और ये मेरी रिहाइश गाह है। मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं रहता, सिर्फ कुछ मुलाजिम हैं जो इस घर की देखभाल करते हैं। मैं यहाँ कभी कभी आता हूँ। देखो, मैं नहीं जानता जो कुछ तुम कह रही हो वो सच है या नहीं, लेकिन मैंने अपनी बिजनेस लाइफ में बहुत सी ऐसी लड़कियों को देखा है जो जानबूझकर इस तरह की हरकतें करके मेरी तवज्जो अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। उसकी बात पर नीलम ने तड़प कर सर उठाकर उसकी तरफ देखा। मैं ऐसी लड़की हरगिज नहीं हूँ। माविया उसकी इस बात पर इस ताजिया हंसी हंसकर रह गया। देखो, पकड़े जाने पर सब ऐसा ही कहते हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ या वैसा नहीं हूँ। बहरहाल मैं इतनी जल्दी किसी पर एतबार नहीं करता। अगर तुम चाहती हो कि तुम इस मुसीबत से बाहर निकलो और मैं तुम्हारी मदद करूं, तो तुम्हें इसके बदले मेरी एक बात माननी होगी। कहते साथ उसने नीलम की तरफ देखा। कैसी बात?
اس نے حیرت سے سوال کیا۔ پھر جب وہ بولا تو اس کا لہجہ انتہائی سرد تھا۔ میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن اس کے بدلے تمہیں میرے ساتھ ایک ماں کے لیے۔ اس کی اگلی بات سنتے ہی نیلم کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا نا، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، میں تو آپ کو جانتی تک بھی نہیں ہوں۔ وہ فوراً سے بستر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے ابھی کے ابھی یہاں سے جانا ہے۔ اس نے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اپنے سر پر اوڑھا اور کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن وہ دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا، شاید آٹومیٹک تھا۔ ماویہ اس دوران چپ چاپ آرام سے صوفے سے ٹیک لگائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا رہا۔ دیکھو محترمہ، یہاں سے باہر نکلنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ کر یہاں آئی ہو۔ میں نے کہا نا، یہاں لوگ آتے اپنی مرضی سے ہیں لیکن جاتے میری مرضی سے ہیں۔ میں نے تم جیسی بہت لڑکیاں دیکھی ہیں۔ اب یا تو تم میری بات مانو یا پھر یہیں قید رہو۔ تمہارے پاس صرف دو ہی آپشن ہیں۔ میں ماویہ ہوں، ایک مشہور بزنس ٹائکون۔ جس چیز کو حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہوں اسے ہر حال میں پا لیتا ہوں، اور تمہیں تو میں نے ایک چھوٹی سی خواہش پوری کرنے کو کہا ہے۔ اس کے بدلے میں تمہیں اچھی خاصی رقم دوں گا، اور تم جو کہانی بنا رہی ہو اپنے بہن بھائیوں کی، اگر وہ سچ ہے تو اس سے تمہارے بہن بھائیوں کی مدد بھی ہو جائے گی۔ اس نے اس کی سوچوں کا رخ بدل دیا۔ نیلم بھی اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ بے شک یہ شخص میرا یقین نہ کرے، لیکن یہ بہت امیر ہے۔ اگر میں اس کی بات مان لوں تو میرے بہن بھائیوں کی زندگی اور مستقبل سنور جائے گا۔ صرف 1 مہینے کی تو بات ہے، ان کے لیے میں اتنا تو کر ہی سکتی ہوں۔ وہ دل ہی دل میں جوڑ توڑ کرنے لگی۔ تمہارے پاس 2 دن کا ٹائم ہے، سوچ کر جواب دے دینا، تب تک تم یہاں پر میری مہمان بن کر رہ سکتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے نیلم سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ شخص کو کیسے یقین دلاتی کہ جو کچھ وہ کہہ رہی ہے وہ سچ ہے؟ اس وقت تو اسے صرف اور صرف اپنے بہن بھائیوں کی ہی فکر ستا رہی تھی۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ تھوڑی دیر بعد وہ بیڈ سے نیچے اتری اور سیدھا دروازے کی طرف آئی۔ وہ جانتی تھی کہ دروازہ نہیں کھلے گا، اس کے باوجود اس نے 2-3 بار اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کی۔ کمرے میں بڑی بڑی کھڑکیاں لگی ہوئی تھیں، مگر ان میں سے ایک بھی نہیں کھل رہی تھی۔ تھک ہار کر وہ اپنی جگہ واپس آ کر بیٹھ گئی۔ آخر میں اس قید خانے سے باہر کیسے نکلوں؟ یہاں سے باہر نکلنے کا تو کوئی راستہ بھی نہیں ہے، اور یہ ایسا دروازہ تو میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا۔ شاید کوئی نئی ٹیکنالوجی ہوگی۔ ہمارے گھر کا دروازہ تو صرف عام چابی سے ہی کھل جاتا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے اپنے گلے میں جھولتی چابی پکڑی اور اسے دیکھنے لگی۔ وہ گھر سے نکلی تھی تو تالا لگا کر آئی تھی، اور اس کی چابی بھی ہمیشہ کی طرح ایک دھاگے میں باندھ کر اپنے گلے میں لٹکا لی تھی۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی تاکہ چابی گم نہ ہو۔ وہ اچھے سے جانتی تھی جب تک وہ گھر جا کر اس چابی سے دروازہ نہیں کھولے گی تب تک کوئی بھی باہر نہیں آ سکے گا۔ تبھی بے بسی سے اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگ گئے۔ وہ چلا چلا کر ماویہ کو پکارنے لگی، مجھے یہاں سے ایک بار باہر لے جاؤ، میرے بہن بھائیوں کے پاس لے جاؤ، وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے، بہت پریشان ہوں گے۔ لیکن اس بات سے بالکل ناواقف تھی کہ یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے اور یہاں سے کوئی آواز باہر نہیں جا سکتی۔ چلا چلا کر اس کا گلا مکمل طور پر بیٹھ گیا تھا۔ اب اس سے مزید نہیں چلایا جا رہا تھا۔ اس نے گھٹنوں میں سر رکھا اور رونے لگ گئی۔ کئی گھنٹے ایسے ہی گزر گئے تھے، پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ بہت ہی تیزی سے اٹھی اور دروازے کی طرف آئی۔ سامنے ملازمہ کھڑی تھی اور اس کے پیچھے ایک آدمی بھی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ میڈم یہ لیں، کھانا کھا لیں، سر نے بولا ہے آپ یہاں سے باہر نہیں جا سکتی ہیں، اس لیے ایسی کوئی کوشش مت کرنا۔ کہتے ساتھ اس نے تنبیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا تاکہ وہ دروازہ کھلا دیکھ کر باہر بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ نہیں کھانا مجھے کچھ بھی، اپنے باس سے جا کر کہہ دو مجھے میرے گھر لے جاؤ۔ تم جاؤ نہ اپنے باس سے بات کرو۔ اس ملازمہ کا ہاتھ پکڑ کر التجا کرنے لگ گئی، لیکن ملازمہ نے ہاتھ سائڈ پر کیا اور کھانے کا ٹرے ٹیبل پر رکھ کر چپ چاپ دروازہ بند کر کر باہر نکل گئی، جس کا مطلب صاف یہ تھا کہ وہ اس کی کسی طرح کی مدد نہیں کر سکتی ہے۔
اس نے کھانے کو چھوا تک نہیں، اس کی بھوک پیاس سب مر چکی تھی۔ اس کے بہن بھائی جب بھوکے تھے تو وہ کیسے کچھ کھا سکتی تھی؟ اور پھر ٹھیک 2 دن بعد ماویہ اس کے کمرے میں آیا۔ کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ وہ ہمیشہ کی طرح گھٹنوں میں سر رکھ کر بیٹھی تھی۔ یہ پچھلے 2 دن اس پر ایک قہر بن کر گزرے تھے۔ ہر لمحہ اس کے دماغ میں اپنے بہن بھائیوں کا خیال آ رہا تھا۔ 2 دن سے وہ بھوکے ہوں گے، کسی نے مدد بھی نہیں کی ہوگی، گھر میں بند میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کا دل بہت ہی زیادہ تڑپ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی ماویہ کو اپنے سامنے پایا تو فوراً سے اٹھ کر ہذیانی انداز میں اس کا کالر پکڑ کر کھینچتے ہوئے بولی، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم کہاں تھے؟ 2 دن بعد اپنی شکل دکھا رہے ہو؟ میں نے کتنا تمہیں بلایا، کتنی بار ملازمت سے کہا کہ تمہیں یہاں بلائے، میں تم سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن تم نے کیا کیا؟ ایک بار بھی واپس مڑ کر نہیں آئے۔ تمہیں اندازہ بھی ہے میرے چھوٹے بہن بھائی کس تکلیف سے گزر رہے ہوں گے، لیکن تم کیا جانو، تم تو ایک محل میں رہتے ہو، تکلیف کا اندازہ تمہیں نہیں، ہم جیسے غریبوں کے بارے میں تم کیوں سوچو گے؟ اس کے منہ میں جو کچھ آ رہا تھا وہ بولے جا رہی تھی۔ اس کی یہ تمام باتیں سن کر ماویہ کے چہرے کے تاثرات فوراً سے تبدیل ہو گئے۔ اس نے غصے سے اس کے ہاتھ سے اپنا کالر چھڑوایا اور کہا کہ لڑکی اپنی حد میں رہو، میں نے تمہیں ایک موقع دیا، اب اگر تم چاہتی ہو کہ تم وہ موقع گوا دو تو بے شک ساری عمر یہاں پر سڑتی رہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہارے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا تو میری بات مانو یا پھر یہیں پر اپنی زندگی گزارو۔ یہ کہہ کر وہ مڑ کر جانے ہی لگا تھا کہ اسی وقت وہ تیزی سے اس کے پیچھے آئی اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک دیا۔ اس کی اس حرکت پر ماویہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ تو اس وقت شاید کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ دیکھیں، میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں، آپ کی جو بھی شرط ہے ہر شرط مانوں گی، بس آپ ایک بار مجھے میرے بہن بھائیوں سے ملوا دیں، اس کے بعد جو کہیں گے میں کروں گی، میں وعدہ کر رہی ہوں۔ اس کے چہرے پر رنجیدگی طاری تھی۔ ماویہ کچھ دیر تو اسے دیکھتا رہا اور پھر بولا، ٹھیک ہے، میں ملازمہ کے ہاتھ کچھ کپڑے بھجوا رہا ہوں، چینج کر کے تم نیچے آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تمہیں تمہارے بہن بھائیوں سے ملوانے لے جاؤں گا۔ اس کے اتنے بولنے کی دیر تھی کہ وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی جلدی مان گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ملازمہ اس کے پاس آئی اور اسے ایک نیا سوٹ پہننے کو دیا۔ وہ جھٹ سے تیار ہو گئی۔ بہن بھائیوں سے ملنے کی خوشی اس کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ماویہ اسے اپنی گاڑی میں بٹھائے ٹوٹے پھوٹے راستوں کی طرف گامزن ہو گیا۔ وہ راستے اس کی گھر کی طرف جاتے تھے۔ اسے اندازہ ہوا کہ وہ کتنی زیادہ غریب ہے، ویسے بھی وہ اس کے بارے میں سب کچھ پتہ لگوا چکا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر کی گلی میں پہنچی تو اس نے ماویہ سے کہا، گاڑی روک دیں، اور ماویہ نے ابھی صرف گاڑی کی سپیڈ ہلکی کی تھی کہ وہ دروازہ کھول کر فوراً سے چھلانگ لگاتی تیزی سے اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی، لیکن حیران رہ گئی جب اس نے گھر کے دروازے پر تالا نہیں دیکھا۔ آخر تالا کہاں گیا؟ اس نے زور زور سے دروازہ بجایا۔ پریشانی سے اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا کہ کہیں اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہو گیا۔ یہ سوچ اس کو کھائے جا رہی تھی۔ اس کے زور زور سے دروازہ بجانے پر اندر سے تانیہ بولتی آئی، کھول رہی ہوں بھائی، رکیں، انتظار کریں۔ یہ بھائی کسے کہہ رہی ہے؟ اسے مزید حیرت ہوئی۔ جیسے ہی تانیہ نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی نیلم کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوشی کے مارے آنسو آ گئے۔ وہ فوراً اس کے ساتھ لپٹ گئی اور کہنے لگی، آپ آ گئی ہیں، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ نیلم اس کے سوال پر حیران ہوئی۔ وہ یہ نہیں پوچھ رہی تھی کہ آپ کہاں تھی، بلکہ وہ اس سے پوچھ رہی تھی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس نے حیرت سے ماویہ کی طرف دیکھا جو تانیہ کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ پھر وہ اندر آئی۔ ماویہ نے دروازہ بند کیا۔ وہ اندر آ کر اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ اس طرح گھل مل گیا جیسے وہ صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ آخر مجھے کوئی بتائے گا کہ کیا چل رہا ہے؟ اس کے زور سے کہنے پر اس کے بہن بھائی خاموش ہو گئے۔ پھر تانیہ نے آگے بڑھ کر اسے بتایا، جس دن آپ ان کی گاڑی سے ٹکرائی تھیں اس سے اگلی صبح ہی ماویہ بھائی ہمارے گھر آئے تھے۔ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ بیمار ہیں، ہم آپ کو دیکھنا چاہتے تھے، لیکن پھر ماویہ بھائی نے ہمیں روک دیا۔ 2 دن اور آ کر ہمارا دھیان رکھتے رہے، ہمیں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہونے دی۔ دیکھیں آپی، انہوں نے ہمیں نئے کپڑے بھی دلائے ہیں اور مجھے تو گڑیا بھی دلائی ہے۔ اس کی چھوٹی بہن بھی پاس کھڑی ہو گئی۔ اپنے بہن بھائیوں کے چہرے پر خوشی دیکھ کر اس کے دل کو بہت ہی سکون مل رہا تھا۔ اس نے تشکرانہ نظروں سے ماویہ کی طرف دیکھا۔
वो अब तक उसे इंतहाई बदतमीज, मगरूर और न जाने क्या कुछ समझ चुकी थी। हालांकि वो एक रहमदिल इंसान था। थोड़ी देर बाद माविया वापस जाने के लिए खड़ा हो गया। वो उसे दरवाजे पर रुखसत करने आई। उसने झिझकते हुए उसका शुक्रिया अदा किया, जिस पर माविया ने कहा, भूलना मत, तुम्हें वो शर्त माननी ही पड़ेगी, तैयार रहना, कल मैं आ जाऊंगा। जो वो समझ रही थी अब उसकी जान छूट गई है, लेकिन भूल गई कि उसने वादा किया था और इसी शर्त पर तो मुआविया उसे लेकर आया था। पूरा दिन उसने अपने बहन भाइयों के साथ वक्त गुजारा, लेकिन वो हमेशा ऐसे नहीं रह सकती थी। उसे किसी नौकरी की जरूरत थी। माविया ने हालांकि वादा किया था वो उसकी मदद करेगा अगर वो उसकी शर्त मान लेगी, लेकिन फिर भी उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। बहरहाल कल की कल देखी जाएगी, ये सोचकर वो सो गई। अगली सुबह उसके घर का दरवाजा जोर जोर से बजा। वो फौरन से आंखें मसलते उठी और दरवाजे पर आई तो देखा कि माविया शलवार कमीज में तैयार खड़ा था। उसे घरेलू हुलिये में देखकर बोला, क्या हुआ, अब तक तैयार नहीं हुई तुम? नीलम का दिमाग अब तक सोया हुआ था। आप इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या मतलब? मैं क्या कर रहा हूँ? चलो मुझे अंदर आने दो, वरना मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें बनाएंगे। तुम भूल गई हो मैंने तुमसे कल क्या कहा था? उसकी बात पर नीलम की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो आप इस मकसद से सुबह सुबह ही आए हैं? देखिए मुझे कुछ वक्त दे दे, मैंने तुम्हें जितना वक्त देना था दे दिया, माविया ने मुड़कर तंग होकर कहा। और फिर थोड़ी देर बाद ही उनके घर में कुछ मेहमान आना शुरू हो गए। मोहल्ले वालों को भी मदऊ किया गया था। सब हैरान थे कि यूं अचानक से क्या हो रहा है। और फिर जब सबके बीच माविया ने इस बात का ऐलान किया कि वो और नीलम निकाह कर रहे हैं, तो सबने अपने कानों पर हाथ रख लिए। जिसकी जितनी जुबानें थी वो उतनी ही बातें कर रहा था। कोई माविया और नीलम को लेकर बुरा भला कह रहा था, तो कोई उनकी जोड़ी को सराह रहा था। नीलम को कुछ समझ नहीं आ रही थी वो क्या जवाब दे, खास तौर पर अपने बहन भाइयों को जो इस खबर पर हैरान थे। बहरहाल उन सबको माविया भाई बड़े पसंद थे, इसलिए ज्यादा इतराज ना किया। लेकिन नीलम को अब नई परेशानी लग गई थी। अगर माविया उसे निकाह करके अपने साथ ले गया तो पीछे उसके बहन भाइयों को क्या होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी परेशानी माविया ने ये कहकर दूर कर दी कि ये सब भी हमारे साथ हमारे घर जाएंगे, यही मेरा आखिरी फैसला है और तुम इस पर बिल्कुल भी एतराज नहीं करोगी। उस लड़की के हालात से वो बहुत अच्छे से वाकिफ हो चुका था और इस बात का अंदाजा भी था कि उसके रिश्तेदार वगैरह कोई भी उसकी मदद नहीं करते हैं। थोड़ी देर बाद निकाह की तकरीब शुरू हो गई। निकाह के बाद खाना खुला। फिर माविया से ज्यादा देर सब्र ना हुआ तो उसने सबको सामान बांधने को कहा और सबको साथ लिए अपने घर ले आया। उसके बहन भाई तो इतने बड़े घर को देखकर ही पागल हो रहे थे। अपनी जिंदगी में उन्होंने इतना बड़ा घर तो कभी भी नहीं देखा था। वो सब हैरत से इधर उधर घूम रहे थे। नीलम को परेशानी हो रही थी कि कहीं वो किसी चीज को तोड़ ना दे और उसे माविया के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। वो बार बार उन सबको टोकती थी, लेकिन माविया ये कहकर रोक देता, वो बच्चे हैं, वो शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा, चलो हम अंदर चलते हैं। नीलम झटके से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। क्या मतलब, कहाँ चलते हैं? अपने कमरे में। और कहाँ? माविया ने हैरत से उसकी तरफ देखा। अब तुम मेरी बीवी हो, हम अपने कमरे में रहेंगे, तुम्हारा क्या ख्याल है? निकाह करके मैं तुम्हें अलग कमरे में रखूंगा। ये कहकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आया। ये सब उसके लिए बिल्कुल नया था। आज से पहले तो उसने कभी ऐसे रिश्ते के बारे में सोचा भी नहीं था। उसे जिंदगी ने कभी इतना मौका ही नहीं दिया कि वो अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोच सके। उसकी सोचों का मदार हमेशा अपने बहन भाइयों के गिर्द ही घूमा करता था, लेकिन आज पहली बार उसके दिल को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। वो एक नए रिश्ते में बंध गई थी। वो एहसास उसे बार बार अजीब सा सुरूर दे रहा था। वो नहीं जानती थी कि वो कैसे इस रिश्ते का आगाज करे, वो माविया के साथ किस तरह से जिंदगी गुजारे, क्योंकि उन दोनों ने तो एक शर्त पर यह रिश्ता बनाया था। उसकी परेशानी उसके चेहरे से साफ आया हो रही थी, जिस पर माविया ने कहा, परेशान नहीं हो, मैंने ये शादी किसी मकसद से की है। दरअसल मेरे खानदान वाले हमेशा मेरी शादी के पीछे पड़े रहते थे और उन्हें इस बात की टेंशन रहती है कि मैं कब शादी करूंगा। हर रोज मेरी अम्मा कोई ना कोई रिश्ता ढूंढकर मुझे कॉल करती हैं, लेकिन मैं सबसे पक चुका हूँ। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं किसी लड़की से शादी करके उन्हें मुतमईन कर दूं, वरना मुझे शादी जैसी जिम्मेदारी में कोई दिलचस्पी नहीं। ये कहकर वो वहां से बाहर निकल गया। पीछे नीलम उदासी बैठी की बैठी रह गई। उसे तो लग रहा था कि वो उससे मोहब्बत करने लगा है।
जैसे कहानियों में होता है, कोई शहजादा आता है और गरीब से लड़की को अपने बड़े से महल में ले आता है और फिर वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन नीलम के सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। उसने माविया से गलत उम्मीदें लगा ली थी। माविया ज्यादातर अपने बिजनेस के कामों में ही मसरूफ रहता था। कभी कभार ही नीलम से बात करता था। हाँ, लेकिन उसके बहन भाइयों के साथ वो जरूर वक्त निकाल कर बातचीत किया करता था। नीलम को लगता था कि उसने उससे नहीं बल्कि उसके बहन भाइयों के साथ रहने के लिए शादी की है। अक्सर औकात ही वो जेलस भी हो जाती थी और ये बात माविया बहुत ही अच्छे से नोट करता था और मुस्कुराहट दबाकर रह जाता था। उसने उस जैसी लड़की कहीं नहीं देखी थी। इतनी मासूम और सादा दिल, जिसे दुनियादारी का ज्यादा पता ही नहीं था। वो तो हर एक पर फौरन से ही यकीन भी कर लेती थी। एक दिन डरते डरते उसने माविया से कहा, मैं जॉब करना चाहती हूँ। मेरी तालीम ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अपने बहन भाइयों का खर्चा उठाने के लिए मैं ये करना चाहती हूँ। माविया ने हैरत से सर उठाकर उसे सर से पांव तक देखा और कहा, तुम्हें किस चीज की कमी है जो तुम जॉब करना चाह रही हो? क्या मैंने तुम्हें किसी चीज से रोका है या किसी चीज की तंगी हो रही है तुम्हें? मुझे बताओ। उसके कहने पर नीलम होठ काटने लगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं नहीं चाहती कि आपका एहसान लूं। जब ये रिश्ता ही सिर्फ और सिर्फ नाम का है तो इससे मैं क्यों फायदा उठाऊं? ये कहते उसने सर झुका लिया। माविया ने उसकी तरफ देखा और फिर जब वो बोला तो उसका लहजा बहुत ही गंभीर था। तो तुम चाहती हो कि ये नाम का रिश्ता असल रिश्ते में बदल जाए? उसके लहजे में कुछ तो ऐसा था कि नीलम ने झटके से सर उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों से झलकते जज्बात को ज्यादा देर तक ना देख सकी। उससे देखा ही नहीं जा रहा था। उसकी आंखों में कुछ तो ऐसा था जो उसे मीठे मीठे दर्द से आशना करवा रहा था। उसने बेसाख्ता अपने दिल पर हाथ रखा जो इतनी तेजी से धड़क रहा था, गोया अभी सीना चीरकर बाहर निकल आएगा। वो फौरन से अपनी जगह से उठी और कमरे से बाहर भाग गई। पीछे माविया का कहका गूंजा था, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि मैं कैसी लड़की हूँ। रात को जब सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने चले गए तो वो किचन में बैठी अपने नाखून चबाती इसी सोच में मगन थी। अमूमन इस वक्त तक वो सोने के लिए लेट जाती थी, लेकिन अब उसके अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो माविया का सामना करे। पूरा दिन वो उसे छुपती फिरती रही थी, लेकिन अब तो उसे सोने के लिए जाना ही था। वो इंतजार कर रही थी कि कब माविया सोए, फिर मैं कमरे में जाऊं। उसके जागते हुए तो अंदर जाने की हिम्मत उसमें बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ माविया कमरे में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। जो कुछ उसने दोपहर में कहा था वो उस पर पूरा दिन संजीदगी से गौर करता रहा था और फिर उसे अंदाजा हुआ था कि न जाने किस पल वो लड़की उसके दिल में समा गई है। अब वो उससे दूर नहीं रह सकता था। उसने फैसला किया कि वो इस रिश्ते को शुरू करेगा और एक मायने और मतलब देगा। अपना फैसला उसे सुनाने के लिए वो काफी देर से उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन अब तक वो आई ही नहीं थी। पता नहीं कहाँ रह गई थी। काफी देर गुजर जाने के बाद जब वो नहीं आई तो माविया उठा और बाहर आया। सारे कमरे एक एक करके चेक किए। वो कहीं अपने बहन भाइयों के साथ तो नहीं सो रही, लेकिन वो वहां पर भी नहीं थी। और फिर उसने वॉशरूम, लाउंज, ड्राइंग रूम सब चेक कर लिया। फिर उसे अचानक से किचन का ख्याल आया। हालांकि किचन की लाइट ऑफ थी। जैसे ही वो किचन में दाखिल हुआ और लाइट ऑन की तो सामने ही डाइनिंग टेबल पर बैठी सोचों में गुम नीलम पर नजर पड़ी। यूं अचानक लाइट ऑन होने पर वो घबरा गई थी। उसने माविया को अपने सामने देखा तो फौरन सर झुका लिया जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? माविया ने सख्त लहजे में कहा। वो मैं बस आ ही रही थी, कुछ काम कर रही थी। लाइट ऑफ करके उसके तंजिया लहजे पर उसके दिल की धड़कन तेज हुई। चलो कमरे में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसे हुक्म सुनाता लाइट ऑफ करते हुए आगे बढ़ गया। नीलम पीछे पीछे सर झुकाए आ रही थी। अपने कमरे में आकर उसने उसे अपने सामने बिठाया। कुछ देर वो उसका जायजा लेता रहा। वो समझ गया कि वो उससे क्यों भाग रही है। देखो, तुम्हारी दिन वाली बात पर मैंने बहुत गौर किया। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये रिश्ता हमने इसी शर्त पर शुरू किया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम मेरी मदद करोगी। लेकिन अब यूं लगता है जैसे तुम इस दिल में कहीं समा सी गई हो। तुम्हारे बिना मेरा दिन अधूरा गुजरता है। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा किसी भी चीज में दिल नहीं लगता। हर वक्त तुम्हारी याद सताती है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों बाहमी रजामंदी से इस रिश्ते का आगाज करें। ऑफिस में भी कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है। जैसे जैसे वो कहता जा रहा था
नीलम के दिल की धड़कनें बेकाबू होती जा रही थीं। एक ऊंचा और खूबसूरत मर्द उसके सामने बैठा उससे इजहार मोहब्बत कर रहा था और वो उसका शौहर भी था, तो उसका दिल क्यों करना बेकाबू होता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो माविया की इस बात का क्या जवाब दे। उसके अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देख सके। शर्म से धोरे होते उसने वहां से भागना चाहा, लेकिन माविया ने जैसे उसका इरादा भांप लिया था, उसने फौरन से उसकी कलाई अपने मजबूत हाथ में जकड़ ली। नीलम ने बेसाख्ता मुड़कर उसकी तरफ देखा। भागकर कहाँ जा रही हो? अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। यहाँ मेरे सामने बैठो। देखो, मैं वादा करता हूँ हमारे रिश्ते से तुम्हारे बहन भाइयों पर कोई आंच नहीं आएगी। मैं हमेशा उनका ध्यान रखूंगा। ये कहते हुए वो उसकी तरफ झुक गया। पूरी रात वो उसे मोहब्बत के मीठे नगमे सुनाता रहा। अगली सुबह नीलम की आंख मामूल से देर से खुली थी। आज की सुबह उसे बहुत ही रोशन लग रही थी। उसने करवट के बल लेटे माविया की तरफ देखा। उसके सुलगते घने बाल उसके माथे पर बिखरे पड़े थे। गहरी नींद में वो और ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसने बेसाख्ता माथे पर फिसलते उसके बालों को पीछे किया। उसके नरम लम्स पर माविया की नींद टूटी। उसे अपने इतने करीब देखकर वो शरारत से मुस्कुरा उठा। सुबह बखैर, उसने धीरे से उसके कान में सरगोशी की तो नीलम सुर्ख पड़ गई। वो उसकी तरफ वारफताना नजरों से देख रहा था। चले उठें, फ्रेश हो जाएं, मैं नीचे जाकर नाश्ता बनाती हूँ। उसके मुसलसल देखने पर नीलम ने उसका ध्यान बदलने की गर्ज से कहा और फिर उसे कोई और मौका दिए बगैर सीधे कमरे से बाहर निकल गई। पीछे माविया अपने बालों में हाथ फेर कर रह गया। थोड़ी देर बाद वो सब नीचे बैठे नाश्ता कर रहे थे। सबके चेहरों पर खुशी के आसार साफ नजर आ रहे थे। उन सबको खुश देखकर माविया ने फौरन से मोबाइल निकाला और एक यादगार के तौर पर ग्रुप फोटो खींच ली।